हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। बच्चों, आज जो है अपन अर्थशास्त्र में आज नया पार्ट जो है सातवां पार्ट जो है आपका पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन, कीमत तथा उत्पादन मात्रा का निर्धारण, इससे संबंध है बच्चों कि इस पाठ में जो दिया गया है पूर्ण प्रतियोगिता मतलब इसमें किसी प्रकार की प्रतियोगिता में जो है बाधा नहीं होता है। जो है संतुलित कीमत मतलब इसके मूल्य में भी संतुलित स्थिर रहता है तथा उत्पादन का मात्रा निर्धारण होता है कि जितना जो है हम उत्पादन करते हैं उसमें उत्पादन का मात्रा निर्धारण किया जाता है बच्चों। तो आइए देखते हैं इस पाठ में जो दिया है ना, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट है ना डिटरमिनेशन अंडर क्या है परफेक्ट जो है कंपटीशन। तो आइए बच्चों देखते हैं इसमें जो दिया है, कीमत निर्धारण अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत प्रक्रिया है। अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों एवं धारणाओं जैसे मांग, पूर्ति, उपयोगिता, लागत, बाजार के विभिन्न रूप आदि का विकास जो है कीमत निर्धारण की प्रक्रिया को समझाने के लिए ही हुआ है। जैसा कि हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि एक स्वतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के बीच संतुलन करने का काम कीमत यंत्र ही करता है। मतलब जो भी हम उसमें है कीमत जो है आर्थिक क्रियाओं के द्वारा है ना, क्रियाओं के भी संतुलन स्थापित जो है कीमत यंत्र ही करता है। वास्तव में कीमत यंत्र ही अर्थव्यवस्था को नियंत्रित, नियमित, निर्देशित और संचालित करता है। कीमत यंत्र यह कार्य और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के माध्यम से करता है। मांग और पूर्ति की ये शक्तियाँ एक दूसरे के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया करके ही कीमत का निर्धारण करती हैं। तो समझ आया बच्चों यहाँ पर किस प्रकार जो है मांग, पूर्ति, उपयोगिता जो बाजार से संबंधित होता है जो कीमत नियंत्रण द्वारा तय किया जाता है। अब संतुलन मूल्य का अर्थ एवं परिभाषा जो दिया है, आर्थिक विश्लेषण में साम्य की अवधारणा इतनी अधिक महत्व है कि कुछ अर्थशास्त्री से साम्य विश्लेषण कहना ही अधिक पसंद करते हैं। हिंदी भाषा का शब्द संतुलन जो है अंग्रेजी भाषा शब्द का इक्विलिब्रियम का ही हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी शब्द में इक्विलिब्रियम लैटिन भाषा के दो शब्द एक्यूस इक्वल एंड लिब्रा बैलेंस से बना है। एक्यू मतलब इक्वल बराबर, लिब्रा मतलब होता है बैलेंस से बना है, जिसका अर्थ होता है समान संतुलन। एक स्थिति है जिसमें कार्यशील शक्तियाँ एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती है। इस संबंध में प्रोफेसर जेके मेहता ने लिखा है कि अर्थशास्त्र में संतुलन गति में परिवर्तन की अनुपस्थिति को बताता है। मतलब किस प्रकार हमने कमी की यहाँ पर, जबकि भौतिक वैज्ञानिकों में यह गति की उपस्थिति को बताता है, मतलब किस कार्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर स्ट्रगलर ने भी लिखा है कि संतुलन वह स्थिति है जिसके हटने की प्रवृत्ति ना हो, मतलब हमको कार्य में लगा रहना। प्रवृत्ति शब्द के स्थान पर शुद्ध प्रवृत्ति शब्द का उपयोग अधिक उपयुक्त है, क्योंकि संतुलन गतिहीनता का सूचक नहीं है बल्कि शक्तिशाली शक्तियों के द्वारा एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करने का सूचक होता है बच्चों यहाँ पर। इस प्रकार अर्थशास्त्र में संतुलन का आशय एक ऐसी दशा से है जिसमें एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उत्पादक अथवा अर्थव्यवस्था अपनी वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती है। तो संतुलन मूल्य जो उस मूल्य को कहा जाता है जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस संतुलन में मांग पूर्ति की शक्तियां एक दूसरे के प्रभाव को इस प्रकार नष्ट नहीं कर देती कि बाजार में स्थिरता जो है उत्पन्न हो जाती है। तब इस दशा को संतुलन की दशा कहते हैं भैया। तो इस संतुलन बिंदु पर मांग और पूर्ति की मात्रा आपस में बराबर हो जाती है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी उनकी पूर्ति की जाए। संतुलन जो होता है तुलना को मूल्य को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर मार्शल ने लिखा है कि संतुलन मूल्य वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु की मात्रा जो कि विक्रेता बेचने को इच्छुक है उसे मात्रा के बराबर होती है जो कि क्रेता खरीदना चाहते हैं। यह वह मूल्य है जो बाजार को साफ कर देती है, मतलब इसमें जानकारी मिल जाता है बच्चों। अगला देखते हैं, यदि किसी वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर संतुलित नहीं है तो उस वस्तु के मूल्य परिवर्तन की प्रवृत्ति बनी मतलब प्रवृत्ति रह जाएगी। यदि वस्तु की पूर्ति अधिक है, देखिए ध्यान सुनते बच्चे, यहाँ पर पूर्ति जो है अधिक और उसकी मांग कम है तो उसका मूल्य कम ही होना चाहिए। दूसरी ओर यदि वस्तु की मांग अधिक है और उसकी पूर्ति कम है तो उसका मूल्य बढ़ना
चाहिए। यदि वस्तुओं की मांग और पूर्ति दोनों बराबर है तो मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण जो होता है, प्राइस डिटरमिनेशन इन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। तो इसमें बताया गया बच्चों, मूल्य निर्धारण के संबंध में प्रारंभिक अर्थशास्त्रियों में प्रायः पर्याप्त मतभेद एवं विवाद था। जो बताया गया है शास्त्री में, इस संबंध में दो अलग अलग विचारधारा प्रचलित थी। प्रथम विचारधारा के समर्थक एडम स्मिथ एवं रिकार्डो के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होता है। मतलब कितने मात्रा में उत्पादन होगा उसके माध्यम से उसका लागत, इससे मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धांत कहते हैं इसी को। इसके विपरीत दूसरे विचारधारा के समर्थक वार्लस और जेनवस के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के स्थान पर उसकी सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब कितनी उसकी कैपेसिटी है, यूटिलाइज आवश्यकता होती है, इससे मूल्य का सीमांत उपयोगिता सिद्धांत कहते हैं। परंतु दोनों विचारधाराएं भ्रमपूर्ण हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु का मूल्य ना तो केवल उसकी उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होती है और ना ही केवल सीमांत उपयोगिता द्वारा ही, बल्कि इन दोनों के सम्मिलित योग से ही किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। यहाँ पर बताया गया, ध्यान देंगे बच्चों। इसीलिए प्रोफेसर मार्शन लिखते हैं कि जिस प्रकार से हम इस बात पर विवाद कर सकते हैं कि यह कैंची का ऊपर वाला फलक अथवा नीचे वाला जिनसे कि एक कागज के टुकड़े को काटा है, उसी प्रकार इस बात पर विवाद हो सकता है कि मूल्य को उपयोगिता निर्धारित करती है अथवा उत्पादन लागत। यह सत्य है कि जिस एक समय फलक को स्थिर रखा जाता है और काटने का कार्य दूसरे फलक से किया, तो हम लापरवाही से यह कह सकते हैं कि काटने का कार्य दूसरे ने किया है, किंतु यह विवरण पूर्णतः सत्य नहीं है और तभी तक दोष मुक्त है जब तक कि यह इस कार्य को केवल प्रचलित रूप से स्पष्टीकरण करने का दावा करता है, ना कि वैज्ञानिक रूप स्वेच्छा से की गई मांग बराबर होती है। वैज्ञानिक रूप से सैमुअल के अनुसार मूल्य संतुलन जो होता है, संतुलन मूल्य की ही एक मात्रा व मूल्य होता है जिससे स्वेच्छा से की गई पूर्ति और स्वेच्छा से की गई मांग बराबर होती है और यही स्थिरता रह सकती है। उपयोगिता जो होता है संतुलन मांग व पूर्ति वक्र के कटाव बिंदु पर होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के। इस प्रकार मांग पूर्ति का संतुलन बिंदु ही मूल्य को निर्धारण करता है। अतः यह एक आवश्यक है कि मांग और पूर्ति की शक्ति के बारे में समझ लिया होंगे आप। अब देखेंगे वस्तु की मांग, डिमांड ऑफ द कमोडिटी। वस्तु की मांग उसके उपभोक्ता द्वारा की जाती है, सभी को मालूम बच्चों। वे इसकी मांग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इसके उपयोग से उपयोगिता प्राप्त होती है। सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा को बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे उसके उपयोगिता से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता कम होती जाती है। अतः कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक मात्रा केवल तभी खरीदेगा जब उसे कुछ कम मूल्य पर दी जाए। प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु को कम से कम मूल्य पर खरीदना चाहता है। यद्यपि किसी वस्तु के लिए जो अधिकतम मूल्य वह चुकाने को तैयार हो सकता है, वह उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। इस प्रकार वस्तु का मूल्य अधिक होने पर उसकी मांग कम करेगी और मूल्य कम होने पर उसकी मांग अधिक करेगा। इस तरीका रेखाचित्र सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है बच्चों। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर वस्तु का मूल्य जैसे 1 रुपये है तो 500 है, 2 रुपये हो गए 400, मतलब 304 है तो 200 और 5 है तो 100। इस प्रकार ये घटते क्रम में आ जाएगा। यहाँ पर उसका उपयोगिता का जो मूल्य है बढ़ते जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अगला देखें, उपयोग मांग तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ता जाता है वैसे वस्तु की मांग कम होती जाती है। वस्तु का मूल्य 1 रुपये रहने पर 500 वस्तु की मांग की जाती है। इसके विपरीत वस्तु का मूल्य 1 रुपये से बढ़कर अगर 5 रुपये होने पर 100 किलोग्राम वस्तु की मांग की जाती है। इस प्रकार मांग और मूल्य में विपरीत संबंध होता है। प्रस्तुत रेखा चित्र में OX जो बताया गया, आप एक रेखा दिख रहा है बच्चों, वहाँ पर वस्तु की मांग तथा OY जो ऊपर में दिख रहा है लंब रेखा पर वस्तु का मूल्य दिखाया गया है। DD मांग में दिशा निर्देशक के अंतर्गत में मांग वक्र है जो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुक रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं D से नीचे आ रहा है। तो चित्र से स्पष्ट है कि मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य बढ़ने पर मांग घट जाती है। इस प्रकार DD मांग वक्र मूल्य में मांग में परिवर्तन या विपरीत संबंध को बताते हैं बेटों, है ना। अगला देखेंगे वस्तुओं की पूर्ति, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी।
किसी भी वस्तु की पूर्ति उसके उत्पादक द्वारा की जाती है। वे इसकी पूर्ति इसलिए करते हैं कि उन्हें इसे बेचकर आय की प्राप्ति होती है। प्रत्येक उत्पादक अपनी वस्तु को अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना चाहता है, लेकिन जिस न्यूनतम मूल्य पर वह बेचने के लिए तैयार होगा वह उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता उत्पादन लागत के बराबर होता है। मूल्य के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और इसके घटने पर भी पूर्ति भी घट जाती है। इसे निम्नलिखित तालिका के रेखा चित्र की सहायता से समझाया जा सकता है बच्चों। यहाँ पर दिख रहा है आपको सभी को बताया, वर्तमान में एक वस्तु की पूर्ति यहाँ पर बता रहा है ना, पूर्ति में उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, तो उसका देखेंगे। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि जैसे वस्तुओं का मूल्य बढ़ता जाता है वैसे वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती जाती है। जैसे 1 रुपये की कीमत पर 100 किलोग्राम वस्तु की पूर्ति की जाती है, तो 5 रुपये में 500 किलोग्राम की वस्तु में प्रत्यक्ष सीमा संबंध होता है। प्रस्तुत रेखा चित्र में OX आधार रेखा पर वस्तु की पूर्ति एवं OY लंब रेखा पर वस्तुओं का मूल्य दिखाया गया है। बच्चों यहाँ पर बताया गया है SS पूर्ति वक्र है जो बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर की ओर चलती है। चित्र से स्पष्ट है कि मूल्य में कम होने पर वस्तुओं की पूर्ति कम तथा मूल्य बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार SS पूर्ति वक्र जो है मूल्य एवं पूर्ति में प्रत्येक संबंध को बताता है। ठीक है बच्चों, अगला अपन देखते हैं यहाँ पर जो है ना, मांग व पूर्ति में संतुलन मूल्य निर्धारण करता है। किसी भी वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होगा जहां पर वस्तु की मांग की जाने वाली मात्रा उसकी पूर्ति की जाने वाली मात्रा के ठीक बराबर हो जाती। इस दशा में जिस मूल्य का निर्धारण होता है उसे संतुलन मूल्य कहा जाता है, ना ही ज़्यादा ना ही कम। इस बिंदु पर मांग एवं पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है। साथ ही साथ मांग कीमत और पूर्ति कीमत भी आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अतः मूल्य के समान सिद्धांतों के अनुसार वस्तुओं का मूल्य सीमांत उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता लागत के बीच में मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा उस स्थान पर निर्धारित हो जाता है जहां पर वस्तुओं की पूर्ति उसकी मांग के बराबर होती है बच्चों। तो यहाँ पर दिख रहे हैं जहाँ बराबर बताया गया है जो 3 के रूप में जो है 300 और उसकी वस्तु की पूर्ति 300 जो है संतुलन मांग को दर्शा रहा है यहाँ पर। इस प्रकार देखिए उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि जब कीमत 1 रुपये है तब मांग 500 किलोग्राम और पूर्ति 100 ग्राम है, अर्थात मांग से पूर्ति से अधिक है अतः कीमत के बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। कीमत बढ़ते बढ़ते जब 3 रुपये पर पहुंच जाती तब वस्तुओं की मांग और पूर्ति दोनों 300 किलोग्राम हो जाती है। यहाँ पर संतुलन होगा। यदि किसी कीमत 5 रुपये हो जाती तो वस्तुओं की मांग 100 ग्राम तब पूर्ति 500 किलोग्राम की होगी। इस स्थिति मांग की तुलना में पूर्ति अधिक रहेगा अतः कीमत घटने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाएगी और पुनः कीमत 3 रुपये पर जा पहुंचती है। इस प्रकार उपयुक्त तालिका के अनुसार मांग और पूर्ति में संतुलन 3 रुपये की कीमत पर ही होता है, अतः कीमत 3 रुपये ही निर्धारित होती है। चूँकि 3 रुपये की इस कीमत पर वस्तुओं की मांग तथा वस्तु की पूर्ति दोनों ही बराबर है, अतः कीमत में परिवर्तन होने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, असंतुलन हो जाएगा। इस प्रकार रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट प्रस्तुत रेखा चित्र में OX जैसे दिया है बच्चों यहाँ पर रेखा पर वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति OY पर लंबे पर वस्तुओं की कीमत को दिखाया गया है। DD मांग वक्र तथा SS पूर्ति वक्र है। इन दोनों वक्रों का संतुलन ई बिंदु पर होता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है। इनके अनुसार OP जो दिया है आपका कीमत OP 3 रुपये की कीमत निर्धारित होता है और OP से कीमत बढ़कर OP1 पर पूर्ति मांग की तुलना में अधिक हो जाती है अतः कीमत घट जाएगी। इसके विपरीत कीमत घटकर है ना OP2 पर कर देने पर मांग पूर्ति से अधिक हो जाएगी जिससे कीमत बढ़ेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता में उसकी कीमत पर संतुलन होगा जहां पर मांग और वक्र पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं। इस प्रकार बच्चों यहीं तक आज पढ़ेंगे, आगे जो है आपको नेक्स्ट भाग में बताया जाएगा। आज के लिए गुड डे बेटा।